Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 8 and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society India and Beyond. In this book we are studying theme A, India and the World, Land and the People. In this theme we are studying chapter number 1, Natural Resources and its uses. We have already completed part 1 and this is part 2. Let us start. We need industries to produce the goods we consume. हमें इंडस्ट्रीज की ज़रूरत पड़ती है जो गुड्स हम यूज़ करते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए. द प्रोसेस ऑल्सो क्रिएट्स वेस्ट दैट आर फ्रिक्वेंटली डिस्चार्ज इनटू रिवर्स. और जो प्रोसेस लगता है चीज़ों को बनाने में, जो भी मटेरियल, जो भी गुड्स हम कंज्यूम करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उससे जो भी वेस्ट निकलता है तो उसका जो वेस्ट हो जाता है ना, वो सारा वेस्ट जो है नदियों के अंदर बहा दिया जाता है. एंड अदर वाटर बॉडीज, और भी कोई भी वाटर बॉडीज हो सकती है, वेदर इट इज लेक्स और पॉन्ड्स. ऑफन दीज वेस्टेज कैन नॉट डिके टू बिकम द फूड ऑफ सम लाइफ फॉर्म. और ये जो वेस्ट होता है ये कभी भी जो है डिके नहीं होता है, कभी भी सड़ता गलता नहीं है. और ये जो फूड है किसी भी लाइफ जो फॉर्म होती है उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका ये खाना नहीं होता है. ये जो मतलब कि जो भी वेस्ट इंडस्ट्रीज का रिवर्स के अंदर जा रहा है या कोई भी वाटर बॉडीज के अंदर जा रहा है तो वो जो है डिके नहीं होता है, सड़ता गलता नहीं है. और ये फूड जो है किसी भी लाइफ फॉर्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसको कोई भी, चाहे बैक्टीरिया हो, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इस तरीके का फूड जो है वो कंज्यूम नहीं करता है. इंस्टेड इट लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन नेचर साइकिल्स ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन. उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नेचर की साइकिल है रिस्टोरेशन रीजनरेशन जो है उसमें बहुत बड़ा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, लीडिंग टू अ सिचुएशन वेयर द रिवर बिकम्स पॉइजनस एंड कैन नॉट सपोर्ट लाइफ. और उसके क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो हमारी नदियां हैं वो उसका पानी पूरा जहरीला हो रहा है और ऐसा पानी हो गया है जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते. कोई भी जो लाइफ फॉर्म्स है वो इस पानी का यूज़ नहीं कर सकती. ओके, फिगर 1.10 में आपको शो किया गया है कि जो वेस्ट है वो इंडस्ट्री से निकल रहा है और कैसे उसको नदी के अंदर या किसी भी तालाब के अंदर या पॉन्ड के अंदर किस तरीके से जो है उस पूरे वेस्ट को बहा दिया जाता है, डाल दिया जाता है उसके अंदर. ओके, ये पिक्चर आपको शो भी की गई है, देखिए आप. ओके, let's explore. Identify human actions in your surroundings that result in nature losing her ability to restore and regenerate. What type of intervention can be undertaken to restore nature cycles? तो इसी तरीके के ह्यूमन एक्शंस जो हैं आपके आसपास भी होते हैं और जो प्रकृति है वो पूरी अपनी क्षमता जो रिस्टोर और रीजनरेट की क्षमता जो है, बार बार किसी चीज़ को पुनर्निर्माण करने की जो क्षमता है उसको खो रही है. क्या इंटरवेंशंस रहे हैं, मतलब नेचर्स की जो साइकिल है उसमें ह्यूमंस ने क्या बाधाएं लेके आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. ओके, तो डोंट मिस आउट, इसको हम देख लेते हैं. इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. इकोसिस्टम कैसे काम करता है और इकोसिस्टम कैसे हमें सर्विस प्रोवाइड करता है. नेचर हैज सम इनहेरिटेंट वेज ऑफ वर्किंग. हमारी जो प्रकृति है उसका काम करने का तरीका अपना खुद का अलग ही है. फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रीज जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन. जो पेड़ हैं वो प्राकृतिक तौर पे हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं. व्हेन दीज नेचुरल सोर्सेज प्रोवाइड बेनिफिट्स ह्यूमंस वी कॉल देम इकोसिस्टम सर्विसेज. जब ये नेचुरल प्रोसेस ह्यूमंस को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं. वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस इज़ अ फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर्स वाटर. हम इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जो हमारे जंगल हैं वो कैसे जो है हमारे पानी को शुद्ध कर रहे हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और जो हमारी मिट्टी है उसका क्षरण होने से उसको रोक रहे हैं. अब जैसे कि मिट्टी है और जब पेड़ जो है गिर जाते हैं तो उसकी मिट्टी क्या होती है, पानी से बह के चली जाती है. ठीक है, जब पानी से बहते हुए जो उसकी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है पानी के साथ तो क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है. जिस तरीके से एक पेड़ जो है वो क्या करता है, मिट्टी की उर्वर शक्ति को बनाए रखता है, उसको जकड़ के रखता है. फिर क्या होता है, उसके अगर पेड़ ही टूट जाएगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होने लग जाएगा. एंड प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर एनिमल्स. और ये जो है जो हमारे जानवर हैं उनको रहने का स्थान भी प्रदान करते हैं फॉरेस्ट. ओके, These are ecosystem functions. ये सब क्या होते हैं, ecosystem functions होते हैं. When we benefit from clean water, protected farmland and pollinated crops because of that forest, we are receiving ecosystem services from nature. हमें जो है बहुत ecosystem के जो functions हैं, हमें इसी वजह से क्या होता है, पानी मिल रहा है, साफ पानी, प्रोटेक्टेड, हमारे जो खेत है वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं. आप देखेंगे एक बीज जो है वो उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, हम क्रॉप्स को उगा रहे हैं.
बिकॉज ऑफ दैट फॉरेस्ट वी आर रिसीविंग इकोसिस्टम, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो हमें क्या कर रहा है, इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहा है जो कि प्रकृति से हमें मिल रही है। ए मैच्योर ट्री प्रोड्यूस अबाउट 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे। एक जो परिपक्व जो पेड़ होता है वो हर रोज जो है 275 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। दिस वेरीज अ लिटिल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्री। हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिले, ये डिपेंड करता है कि पेड़ कैसा है। ए ह्यूमन बीइंग नीड्स अबाउट 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे। एक इंसान को कम से कम 350 लीटर्स ऑक्सीजन हर रोज चाहिए, और ये चीज़ डिपेंड इस चीज़ पे भी करती है कि वो किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है और उसका हाइट कितनी है, उसकी वेट कैसा है। तो इस तरीके से जो है ये डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है एक दिन में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम देख लेते हैं क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें बनने में काफ़ी लंबे समय लगता है। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश एट द रेट दैट वी यूज दैम। उनको हम जल्दी जल्दी दोबारा से बना नहीं पाते उस रेट पे जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जितनी जल्दी हम उनको यूज़ करते हैं उतनी जल्दी प्रकृति उसको बनाती भी है। तो ऐसा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के केस में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, कोल्स एंड पेट्रोलियम्स एंड मिनरल्स एंड मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड गोल्ड आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये सारे क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको प्रकृति इतनी जल्दी जल्दी नहीं बनाते, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इंडिया है सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ कोल रिजर्व्स। हमारे जो भारत देश में उसमें उसके पास सही मात्रा में कोल रिजर्व्स है। ठीक है, वी माइन कोल टू मीट और ग्रोइंग नीड फॉर एनर्जी। हम लोग क्या कर रहे हैं, कोयल की जो खादान है उनको खोद खोद के कोयला निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एनर्जी उससे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। बट इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द कोल रिजर्व्स इन इंडिया में लास्ट अनदर 50 ईयर्स। और ऐसा माना जाता है कि इसी तरीके से अगर हम खाने खोद खोद के सब कोयला निकाल लेंगे ना, तो आने वाले जो हमारे 50 ईयर्स हैं तब तक कोयला जो है वो खत्म हो जाएगा। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंग एज द पॉपुलेशन एक्सपेंड्स एंड डेवलपमेंट वर्क एसिलोटेट्स। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो भी बढ़ गया है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यूज जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बढ़ता जा रहा है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कोयले की खाने जो है खोद खोद के उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर रहे हैं, और बहुत सारे विकास के जो काम हैं वो भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। टिल मोर सस्टेनेबल ऑप्शंस बिकम अवेलेबल वाइडली। और आज देखेंगे बहुत सारे सस्टेनेबल के ऑप्शंस हैं जो कि आज सही उपलब्ध हैं और वाइडली लंबे मतलब कि इसको काफ़ी जोर शोर से इस तरह के ऑप्शंस को यूज़ किया जा रहा है। वी नीड टू यूज़ द कोल वी हैव यूजली। मतलब इसमें बोला है कि हम जिस तरीके से कोल को आज यूज़ कर रहे हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उसके अनुसार हम कोयले को यूज़ करें। ऐसा ना हो कि हम कोयले को इतना यूज़ कर ले कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए कोयला बचे ही नहीं। ठीक है, तो उसकी जगह हमें कुछ और ऑप्शन, सस्टेनेबल ऑप्शंस को चूज करना पड़ेगा एक लार्ज स्केल पे। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या होते हैं जो हम डेली यूज में यूज करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बताना है व्हाट आर द पॉसिबल रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स, क्या हो सकते हैं उसके, और व्हाट आर द सम ऑफ द स्टेप्स वी कैन टेक टू ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल। क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि उस चीज़ को हम रिन्यूएबल कर सके। तो ये क्वेश्चंस वगैरह हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब करेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस आवर प्लानट और इवन विद इन कंट्रीज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है हर जगह जो है, हमारा जो प्लानट अर्थ है उस पर सभी जगहों पे समान तरीके से उपलब्ध नहीं है। कहीं पे हैं और कहीं पे बिल्कुल ही नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है। ऐसा आपको कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं पर तो बिल्कुल ही नहीं है और कहीं पर है तो बहुत कम है। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट। और इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, जो लोग बस रहे हैं और जो व्यापार का जो पूरा एक पैटर्न जो चल रहा है और जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, और उससे भी क्या हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं इसी वजह से। मैनी वॉर्स हैव बीन फॉट एंड कंटिन्यू टू बी फॉट टू गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, और ये आज भी जो है लड़ाइयाँ जारी हैं नेचुरल रिसोर्सेज को लेके। लोग चाहते हैं कि हम पूरा कंट्रोल कर लें अपने नेचुरल रिसोर्स के ऊपर जिस एरिया में जो लोग रहते हैं। फिगर आपको 1 पॉइंट शो की गई है, 1.11। इसमें शो किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट मिनरल्स। आपको इस मैप पे शो किया गया है कि कहाँ पे कौन सा मिनरल्स पाया जाता है। ये लेजेंड दिया गया है। लेजेंड के अंदर आपको ब्लैक कलर का जो डॉट पॉइंट किया है वो कोल है, और ट्राइंगल से ऑयल के बारे में बताया गया है, और जो स्क्वायर शेप में वो आयरन और क्या है, और ये डायमंड जैसे जो है इसको बॉक्साइट। तो ये आयरन
ओर और क्या कहते हैं आपका ऑयल हो गया, कोल हो गया, बॉक्साइट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स को बता रहा है कि कौन सी जगह पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये रानीगंज वेस्ट बंगाल, यहाँ पे झरिया वेस्ट बंगाल झारखंड, जैसे झरिया बोकारो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन ओर पाया सॉरी कोल पाया जाता है। ओके, ऑयल की बात करें तो ऑयल कहाँ मिलेगा आपको, कलोल, अंकलेश्वर, बेसन, मुंबई आई, मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात में आपको जो ऑयल है उसकी खादानें जो है वो देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग आयरन ओर कहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। आयरन ओर जो है ये कोरापुट, बालाडिला, सिंगारेनी, बलारी, चित्रदुर्गा, तुमकर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमें सबसे ज्यादा आयरन ओर देखने को मिलेगा। ये सारे एरियाज में आयरन ओर पाया जाता है। कौन कौन से स्टेट्स, कर्नाटका हो गया, ये तेलंगाना वाला एरिया हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन ओर देखने को मिलता है। बॉक्साइट जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट आपको कटनी, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है। ये यहाँ कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा, कोरबा। ठीक है, ये सारे प्लेसेस उन्होंने शो किए गए हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर से जो मार्क किया गया है, यहाँ पे आपको कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा, दैट इज बॉक्साइट। ओके, industries located natural resources near natural resources create employment opportunities for the local people। जो इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसमें ये बताया है कि नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे होंगे वहीं पे इंडस्ट्रीज को मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज को स्थापित कर दिया जाता है, इंडस्ट्रीज बना ली जाती हैं और उससे क्या होता है जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं उन्हें जॉब्स मिल जाती हैं, उनको रोजगार मिल जाता है, जो वहाँ के उस एरिया के आसपास जो लोग रहते होंगे उनको। टाउनशिप ग्रो अराउंड देम एंड एक्सपेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स टू। और उसके आसपास छोटे छोटे कस्बे भी विकसित हो जाते हैं, वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको भी क्या होता है, उनको भी रोजगार मिल जाता है। मोर मॉडर्न फैसिलिटीज दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम एसेसिबल। और वहाँ के जो लोग रह रहे होते हैं उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज उनकी इम्प्रूव हो जाती हैं, वहाँ पे पास में स्कूल, हॉस्पिटल और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसी फैसिलिटीज जो हैं वो इजीली लोगों को मिल जाती हैं। हाउएवर दीज बेनिफिट्स आर ऑफन अकम्पेनिड बाय कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन लॉन्ग टर्म। और ये जो फैसिलिटीज हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, थोड़ा बहुत नुकसान, उसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लंबे समय तक और कम समय तक जो है इसके फायदे जो है हमें देखने को मिलते हैं। वी हैव एग्जाम्पल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ पीपल लिविंग इन रिच रिसोर्स एरियाज हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द होम टू फैसिलिटेट सच डेवलपमेंट्स। आप देखेंगे बहुत सारे लोग उस एरिया के पास रहते हैं जहाँ पे हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उन लोगों को क्या किया जाता है, उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है डेवलपमेंट के वजह से। इन सच केस सम केसेस देयर सेक्रेट प्लेसेस आर अंडर थ्रेट लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। कई बार क्या होता है उनके कुछ सेक्रेटेड प्लेसेस होते हैं उनको भी काट दिया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है लोगों के बीच में क्या होता है झगड़े हो जाते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और नेशनल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उस चीज पे निर्भर करती है। Combined with human knowledge and skills, these can create unique products like the wood steel। अगर हम इंसान अपनी नॉलेज को यूज़ करके अपने कौशल का यूज़ करके बहुत सारे अनोखे जो है प्रोडक्ट्स जो है वो बना के तैयार कर सकता है, जैसे कि वुड स्टील। एज वी नो ट्रेड फ्यूल द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं व्यापार की वजह से क्या हुआ है हमारे देश के अंदर जो है बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं वो खड़े हो पाए हैं, उनका विकास हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रेड। ओके, फिगर 1.12 देख लेते हैं। ये फिगर है 1.12। शेयर वाटर ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। कैसे जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर का जो है पानी जो है वो शेयर हो रहा है, ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे शेयर हो रहा है। ये है हिमालय से होती हुई ये चाइना की नदी है यलंग संगपे। तो यहाँ पे क्या होता है ये जो है पानी आ रहा है और ये पानी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जा रहा है और ब्रह्मपुत्र नदी से ये पानी जो है होता हुआ बांग्लादेश में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है हमारे देश के अंदर जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो है पानी कैसे शेयर हो रहा है और भी कंट्रीज में जाके कैसे ये पानी जा रहा है। चाइना से आता, हिमालय से होते हुए चाइना से होते हुए फिर ब्रह्मपुत्र नदी में जाता है, ब्रह्मपुत्र से होके ये बांग्लादेश में एंटर करती है ये वाली नदी इसका पानी।
ओके। Select any two natural resources, gather information about the availability across different parts of India. दो natural resources को आपको चुनना है और उसके बारे में पूरी आपको information इकट्ठी करनी है कि ये natural resources कहाँ पाए जाते हैं, और अलग अलग parts of India से आपको बताना है, और एक map पे इनको mark करना है, और क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कनेक्टेड हैं ये सब चीज़ आपको बतानी है। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द नेचुरल रिसोर्स इन दोज पार्ट्स फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। आपको बताना है कि किस तरीके से जो है एक्सट्रैक्टिंग किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, आज भी किया जा रहा है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी किया जा रहा है, तो उससे क्या समस्याएं हो सकती हैं अगर वो ख़त्म हो जाए, और तरीके बताना है कि नेचर कैसे हमें, प्रकृति कैसे उपहार में जो है ये सब चीज़ देती है, और किस तरीके से जो है इन्हें हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको नेचर्स के गिफ्ट को उनके लिए भी बचाया जा सके। नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज। प्रकृति ये नहीं देखती है कि कौन, मुझे अगर ये नदी है इसका पानी इस इतने एरिया में बह रहा है और वो जाके दूसरे एरिया में भी चला जाता है, तो वो ये प्रकृति ये चीज़ें नहीं, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो उसके आसपास। ठीक है, नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज। दिस लीड टू टेंशंस रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस स्टेट्स एज वेल एज कंट्रीज। इसी वजह से क्या होता है, तनाव पैदा होता है नेचुरल जो स्टेट्स और कंट्रीज में इस तरीके के रिसोर्सेज जहाँ पाए जाते हैं, तो उन लोग के बीच में एक तनाव विकसित हो जाता है। हर कोई चाहता है कि हम अपना कंट्रोल जो है उसके ऊपर गेन करने जहाँ भी नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है। वन एग्जांपल इज द शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर वाटर अमंग कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। अब देखिए जो कावेरी नदी है उसका पानी जो है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी, तो इन सभी के बीच जो है इस पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सबको बराबर हिस्से में पानी मिल जाए। नेगोशिएशन डेफ मैनेजमेंट वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन पीस एंड फेयर शेयरिंग। तो इसके लिए बातचीत भी की जा रही है, अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट भी तैयार किया गया है कि समस्या को जो है सुलझा दे और लोगों के बीच में शांति बनी रहे और सबको एक सही हिस्सा जो है वो बराबर का हिस्सा सबको मिल जाए। ठीक है, ऑफ कोर्स रीचिंग सच एग्रीमेंट्स बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज इज नॉट इजी। और इस तरीके के एग्रीमेंट को साइन करना एक पड़ोसी देश के साथ बहुत ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज पे आसान नहीं है। ओके, फाइंड अबाउट सच अ कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, डिस्कस योर फाइंडिंग इन द क्लास। इसी तरीके का आपको कॉन्फ्लिक्ट बताना है जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हुआ हो। जैसे कि आपने देखा था इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जब पहलगाम का अटैक हुआ तो हमारे जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने बोला कि हम अगर पाकिस्तान इस तरीके से हमारे ऊपर टेरर एक्टिविटीज़ करेगा तो हम जो है इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी जो है इंडस नदी का वो उसको नहीं देंगे, और क्योंकि जो पाकिस्तान है वो टोटली जो है इंडस नदी के ऊपर डिपेंडेंट है पानी के लिए। तो इस तरीके का जो है हम लोगों ने एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी का जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिला था जब पहलगाम अटैक हो गया था उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ओके, तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं। फिगर 1.13 देख लेते हैं हम लोग। मेट्रो डैम एंड तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर जो है एक मेट्रो डैम तैयार किया गया है, वो भी कावेरी नदी के ऊपर। मैं आपको शो कर देती हूँ, ये है मेट्रो डैम, ये कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, और इसका पानी जो है पुडुचेरी वाला जो एरिया है उसको भी जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में भी जा रहा है इसका पानी। ओके, द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स। नेचुरल रिसोर्सेज क्या अभिशाप है, ठीक है, और इसके क्या नुकसान है, क्या नुकसान पहुंचाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। हैविंग अबेंडेड नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर हम मान लीजिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। सम रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन एक्सपीरियंस लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है, इकोनॉमी का बहुत धीरे धीरे उसकी वृद्धि हो रही है, बहुत धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ए फिनोमिना इकोनॉमिक्स कॉल द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स और द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। एक फिनोमिना जो है इकोनॉमिस्ट जो होते हैं हमारे, उन्होंने इसको क्या बताया है, नेचुरल रिसोर्स कर्स बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बाद भी जो है उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है नहीं है, और उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा से नेचुरल रिसोर्सेज है तो भी जो है लोग जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी बोलते हैं। पुट एवरी सिंपली
Put very simply, this means that often having plenty of natural resources does not automatically mean that a country is rich. जैसे कि मैंने आपको बताया कि साधारण तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं हमारे पास, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है. Frequently, economies are unable to develop industries that convert the resources into product of higher value. हमारी जो इकोनॉमीज है उसमें इस तरीके की इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई है कि वो रिसोर्सेज को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दें जो कि हायर वैल्यू के हैं. द चैप्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द लेटर पार्ट ऑफ दिस विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. तो अभी जो इस बुक में एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें हम अच्छी तरीके से इसके बारे में समझेंगे. India has generally avoided this curse by investing in the development of such industries to meet our growing needs. भारत जो हमारा देश है वो भी इस तरीके के अभिशाप को अवॉइड करता है. वो इस तरीके की इंडस्ट्रीज को स्थापित करता है कि जो हमारे लोगों की आज की जो डिमांड है, जो ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, उनको पूरा किया जा सके. ओके, let's explore what do you think are the different inputs required to enable the use of natural resources available in different geographical areas. तो इसमें ये बताया है कि क्या सोचती हो आप जो अलग अलग प्रकार के जो इनपुट्स हमें जिनकी रिक्वायर्ड हमें ज़रूरत है, जैसे कि यूज़ हो सके नेचुरल रिसोर्सेज का अलग अलग, मतलब इसमें बोला है कि जो अलग अलग प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या इनपुट्स चाहिए, डिफरेंट क्या क्या इनपुट्स चाहिए उसके जोग्राफिकल एरियाज़ के अकॉर्डिंग जो कि अवेलेबल है. तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, स्किल लेबर चाहिए, इसके लिए पावर चाहिए और इंडस्ट्री चाहिए. तभी जो है ये डिफरेंट इनपुट्स जो है यूज़ कर पाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, जो कि अलग अलग डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में उपलब्ध है. However, the challenge of balancing resources extraction with sustainability remains. Understanding and managing natural resources valuable starting point. इसमें ये बोला है जिस तरीके से हम चुनौती फेस कर रहे हैं कि रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी को भी बनाए रखना चाहते हैं, तो बहुत समझदारी से और एक सही प्लान तरीके से हमें जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको मूल्यवान बन के उनकी शुरुआत करनी है. बट ह्यूमन नॉलेज, गुड गवर्नेंस, उसके लिए एक अच्छी मानव जो इंसान है उसको अच्छी तरीके से उसको ज्ञान होना चाहिए. अच्छा, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको अच्छी तरीके से गवर्नेंस करे सही तरीके से और अच्छी तरीके से प्लानिंग तैयार करे, तभी जाके जो है हमें उसके फ़ायदे जो है लंबे समय तक या फिर कुछ समय तक मिल पाएंगे. Responsible and wise use of natural resources stewardship. Sustaining life on earth requires that we respect nature and use natural resources in a way that enables the restoration and regeneration of renewable resources and the responsible and judicious use of non-renewable resources. इसमें ये बोला है कि अर्थ पर जीवन बनाए रखने के लिए हमें जो हमारी प्रकृति है उसका सम्मान करना चाहिए और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हम इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि वो फिर से बन जाए और जल्दी से जल्दी जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो उनका पूरा निर्माण होता रहे. एंड द रिस्पॉन्सिबल एंड ड्यूरियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल फंड्स. और हमें ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो उनको हम इस तरीके से यूज़ करें, जितनी ज़रूरत है हम उसे उतना ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा उनका यूज़ ना करें, अत्यधिक उनका यूज़ ना करें, क्योंकि ये ऐसे रिसोर्सेज है जिन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बच जाएँ. ओके, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है हम लोग देख लेते हैं. बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है? द डिक्लाइन इन द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. जितनी भी वैरायटी ऑफ लाइफ है अर्थ के ऊपर, ठीक है, वेदर इट इज प्लांट स्पीशीज या एनिमल्स या, तो उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. जो उनकी लाइफ जो है अर्थ पे जो खत्म हो रही है, उनकी लाइफ पे जो इफेक्ट पड़ता है उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस. द डिक्लाइन इन द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारी धरती पर रह रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस. Scientists studying these aspects have warned irresponsible treatment of natural resources that lead to pollution. जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने इन पहलुओं को समझा और एक चेतावनी दी कि जो जिस तरीके से हम सही तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रीट नहीं कर रहे उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी देखने को मिल रहा है. और हमारी जो जलवायु है उसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है. हमारा जो मौसम है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है. which has been taking place at an increased pace in recent years. जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से जो है आने वाले समय में
बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा क्लाइमेट के अंदर। रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज देख लेते हैं। रिस्टोरेशन क्या होता है? पूर्व स्थिति में उसको लेके आना, वापस उसी स्थिति में लेके आना। रीजनरेशन मीन्स पुनः निर्माण करना, दोबारा से उस चीज को बनाना। ओके, तो रिस्टोरेशन रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग देख लेते हैं। Here are two examples of how we are pushing the use of natural resources beyond the capacity to regenerate. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो एग्जाम्पल दिए हैं किस तरीके से जो है हम नेचुरल सोर्सेज का यूज करें, कि जिस तरीके से हम उसका यूज कर रहे हैं, जिस कैपेसिटी उसको यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस हो, उससे ज्यादा जो है वो अपने आप पुनर्निर्माण हो उनका। ओके, Many farmers in our country extract groundwater for irrigation purposes. हमारे भारत देश में बहुत सारे किसान हैं और बहुत सारी कंट्रीज ऐसा है जहाँ पे जो हमारे धरती के नीचे जो पानी ग्राउंड वाटर है उसका लोग जो है खेती बाड़ी के लिए उसका पानी यूज करते हैं। इन मोस्ट स्टेट्स द एक्सट्रैक्शन रेट इज ग्रेटर देन द रेट एट विच द वाटर टेबल इज रिप्लेनिश्ड। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे पानी का यूज इतना ज्यादा किया जा रहा है ग्राउंड वाटर का कि उतनी जल्दी जो है वाटर टेबल जो है बना नहीं पा रहा है। पानी जो है जिस तरीके से हम पानी को यूज कर, एक्सट्रैक्शन रेट जो इतना ज्यादा हाई है, उतनी जल्दी जो है वाटर टेबल रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, पुनः दोबारा से जो है वाटर टेबल जो है पुनः उस स्थिति में नहीं बन पा, उसमें पानी उस पेस से नहीं बन पा रहा, उतनी तेजी से नहीं बन पा रहा जितनी तेजी से हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। Over time, this deficit builds up, leading to higher cost of extraction of groundwater and eventually to its unavailability. फिर क्या होगा? इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, इसकी कमी के कहीं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे और पानी बन के तैयार नहीं होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, तो ये जो इतनी बड़ी हमारे लिए समस्या हो जाएगी और ये समस्या हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी और कई बार तो ये पानी जो है उस जगह बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। It has been predicted that many years of our growing cities will run out of ground water soon. ऐसा अनुमान लगाया जाता है बहुत सारे शहरों के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो अब तक खत्म हो चुका है। इनिशिएटिव टू रेज ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव बीन लॉन्च टू रेमेडी दिस। और बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं कि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ जाए, और उसके लिए बहुत सारे उपचार भी किए जा रहे हैं, बहुत सारे सोल्यूशंस जो है, रेमेडी जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है। ओके, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे कि परंपरागत जो हमारी प्रैक्टिस है वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस को, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जैसे कि पानी है उसको बारिश का पानी है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। ओके, वो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, पानी को पुनः रिचार्ज करना। ओके, रिजुवेनेशन ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक्स, जो पानी पॉन्ड्स और टैंक्स में उसमें सुधार लाना। कटिंग डाउन ऑन वेस्टफुल कंजप्शन ऑफ वाटर, और जो पानी जो हम बर्बाद कर रहे हैं फालतू का उसको कम करना। वाटर प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर, और प्रोसेस करके, जैसे कि आपने अपने घर में किसी चीज़ के लिए पानी यूज़ किया, मान लीजिए आपने वो पानी आपने बर्तन धोने के लिए यूज़ किया, ठीक है, उस पानी को ले जाके आपने क्या किया, उसको नाली में डाल दिया जहाँ पे गंदगी थी। या फिर आप मान लीजिए आपके घर में एसी है, तो एसी का जो पानी आ रहा है उसको आपने पौधों में डाल दिया। तो इस तरीके से जो हम प्रोसेसिंग और रीयूजिंग कर सकते हैं वाटर की, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को भी अपना सकते हैं। सिमिलरली द इम्प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैड लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। ऐसी वजह से आप देखिए कि सही तरीके से हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स के लिए, तो उससे क्या होगा? सॉइल डिग्रेडेशन होगा, जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, मिट्टी का क्या होगा? भूमि का क्षरण होगा, ठीक है, उसमें जो फर्टिलिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं बचेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ करेंगे अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वर शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंसिडर सॉइल टू बी अ पार्ट ऑफ मदर अर्थ। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जिस तरीके से पहले हम लोग करते थे, वो मानते थे कि मिट्टी जो है वो हमारी मदर अर्थ है, ओके, उसका पार्ट है। प्रैक्टिसेस लाइक द यूज ऑफ काउ डंग एंड अदर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? काउ डंग का जो हमारा काउ डंग होता है, ठीक है, उसका हम यूज़ करें, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ करें मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ाने के लिए। मल्चिंग का यूज़ करें। मल्चिंग क्या होता है? जो मिट्टी होती है उसको ऐसे पत्तियों वगैरह से घास फूस से ढक दिया जाता है जिससे कि उसके अंदर मॉइस्चर बना रहे और उसकी जो नमी है उसमें बनी रहे और मिट्टी की जो उर्वर शक्ति है वो ख़त्म ना हो।
मल्टी क्रॉपिंग मीन्स होता है कि एक जिस जगह आप क्रॉप लगा रहे हैं उस जगह आप 2-3 क्रॉप मिक्स करके लगाएं। एंड सो इनेबल होलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट, इस तरीके से जो है हम सॉइल को मैनेज कर सकते हैं। वी मस्ट लर्न फ्रॉम दीज प्रैक्टिसेस एंड अप्लाई दैम इन आवर करंट सिचुएशन टू प्रिवेंट फर्दर डिग्रेडेशन। तो इस तरीके के हमें जो आज हमारी जो स्थिति बनी हुई है उसमें इस तरीके के हमें स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि सॉइल डिग्रेडेशन ना हो। वी नीड टू रिप्लेनिश एंड रिजुवनेट आवर सॉइल, हमें हमारी जो मिट्टी है उसको दोबारा से पुनः स्थिति में लाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए हमें जो है कुछ सॉइल प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए, जैसे कि नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए और काऊ डंग का यूज़ करना चाहिए, मल्चिंग करना चाहिए या मल्टी क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो सॉइल डिग्रेडेशन है उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, सॉइल हमारी फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है, फर्टिलिटी हो, हमारी मिट्टी की जो उर्वर शक्ति है वो वापस से उसके अंदर आ जाए। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एक कैसलेज फ्रॉम पंजाब। ओवर एक्सप्लोटेशन मीन्स जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका जो पानी है वो उसका इतना यूज़ कर लिया गया है कि अब वो वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। तो ये केस है पंजाब का। एक क्राइसिस है अनफोल्डेड इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब। तो इसी तरीके का जो है एक क्राइसिस जो है वो देखने को मिला है जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं, जो उपजाऊ मैदानी इलाके हैं वहाँ पे, वहाँ पे क्या हुआ है, वेयर ग्राउंड वाटर सोर्सेस हैव बीन सीवियरली डिप्लीटेड, जो ग्राउंड वाटर के जो सोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। पंजाब वाज होम टू द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड दैट फेड अ लार्ज पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन। पंजाब वो स्टेट था, वो राज्य था जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन जो है उसको खाना प्रोवाइड किया था और कंट्रीब्यूट भी किया था इंडिया के अंदर, बिकम सेल्फ सफिशिएंट रहा ये फूड के अंदर। यहाँ पे बहुत अच्छी फसलें, बहुत अच्छी इसकी पैदावार होती थी फसलों की। टुडे द सेम स्टेट फेस इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, और आज यही जो राज्य है इसमें सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम उभर आई है। नेचर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन, नेचर प्रकृति जो है जिस तरीके से चीज़ों को मतलब कि पैदावार करती थी, ठीक है, आप वो चीज़ें एक्सपोर्ट हो चुकी हैं उस स्थिति मतलब जिस तरीके से हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे उससे जल्दी जो है वो चीज़ें बनके तैयार हो जाती थी, अब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए उतनी जल्दी वो उस चीज़ को पुनः उसका निर्माण नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रही वहाँ की प्रकृति। हाउएवर दिस कंसर्न इज नॉट पर्टिकुलर टू पंजाब, इट अफेक्ट्स मेनी अदर स्टेट्स। ये केस जो है सिर्फ पंजाब का नहीं, और भी बहुत से स्टेट्स हैं वहाँ पे इस तरीके का क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहा है। In 1960s, farmers shifted to high-yielding varieties of wheat and paddy. 1960 में जो किसान थे उन्होंने बहुत अच्छी फसल और अच्छी फसल पैदावार वाले क्रॉप्स को उगाया था, जैसे वीट और पेड़ी को। दीज रिक्वायर्स, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पानी लगता था, देन द ट्रेडिशनल सीड्स, जो पुराने ज़माने के बीज थे। एंड फार्मर्स बिगेन टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर टू मीट दिस नीड ऑफ, और फार्मर ने क्या किया, ग्राउंड वाटर का यूज़ कर लिया इन क्रॉप्स को उगाने के लिए। इन एडिशन द सप्लाई ऑफ फ्री पावर लेड टू द ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, और उन्होंने जो सप्लाई था इसके अतिरिक्त फ्री पावर जो होता था उसकी वजह से उन्होंने क्या, ओवर पंपिंग करना शुरू कर दिया ग्राउंड वाटर का। सिचुएशन स्टिल प्रिवेंट इन मच ऑफ इंडिया टुडे, और इस तरह की सिचुएशन जो है आज इंडिया में कई जगह देखने को मिलती है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स ऑल्सो रिक्वायर द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, और जो हमारे आज की जो तकनीक है फसल उगाने की उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इज दैट द ग्राउंड वाटर लेवल इन अ लार्ज पार्ट ऑफ पंजाब, इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं, इस तरीके के फैक्टर्स जो हैं जैसे ग्राउंड वाटर लेवल है उसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है हमें पंजाब के अंदर देखने को मिला है। हैज़ बिकम इनएसेसिबल टिल डेप्थ ऑफ अबाउट 30 मीटर्स, मतलब 30 मीटर तक की आप डेप्थ में चलेंगे तो भी वहाँ पे पानी नहीं है, बिल्कुल पानी खत्म ही हो गया है, ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल जीरो हो गया है। एंड द केमिकल्स फ्रॉम द पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर हैव डिसॉल्व इन द ग्राउंड वाटर कॉजिंग हेल्थ हैजार्ड्स, और जो भी है ग्राउंड वाटर जितना जो पानी है उसमें भी इतने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो है वो घुल चुके हैं उस पानी के अंदर, जिससे कि क्या हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ पे ये शो किया गया है कि कैसे है एक्सट्रैक्शन किया गया है ग्राउंड वाटर का, और ये वेट पेडी फील्ड्स को दिखाया गया है। धान की खेती की गई थी तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो यूज़ कर लिया, ओवर पंप लगा के भी जो है वहाँ का पानी यूज़ कर, उससे क्या हो गया, ग्राउंड वाटर जो है पूरा ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट 80% एरिया ऑफ द पंजाब हैज़ बीन क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। 80% एरिया जो है पंजाब का वो पूरी तरीके से जो है ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वी हैव ड्रॉन वाटर एट अ रेट मच ग्रेटर देन एट विच रिस्टोरेशन रिजुविनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज इम्पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि हमने इस तरीके से वहां से पानी को यूज किया है कि उसको वो जितनी जल्दी से बन नहीं पाया था उससे जल्दी से हमने उस पानी के को पूरा ही खत्म कर दिया, उसे वो अपनी पुनः स्थिति में नहीं आ पाया। और इस वजह से क्या हुआ, हमने इस तरीके से ग्राउंड वाटर को यूज किया कि जिस तरीके से वो रिन्यू होता था ना, रिस्टोर होता था ना, वो नहीं हो पाया और उससे ज्यादा जो है हमने उस पानी को खत्म कर दिया, उससे पहले ही पानी खत्म कर दिया। जितनी जल्दी वो रिस्टोर होता था उतनी जल्दी रिस्टोर नहीं हो पाया। वी कैन सी दैट फूड सिक्योरिटी वॉज इंश्योर फॉर द शॉर्ट टर्म। और हमने देखा फूड सिक्योरिटी तो पंजाब को मिली गई थी कम समय के लिए, बट द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज विल टेक टाइम एंड एफर्ट टू हील। लेकिन जो लंबे समय के लिए जो परिणाम देखने को मिले थे उसमें बहुत ज़्यादा समय लगा था उस प्रॉब्लम से डील करने में, और बहुत मेहनत लगी थी कि इस प्रॉब्लम से जो है रिकवर हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने शो किया है फिगर 1.17 में, आप देख सकते हैं डेप्थ टू वाटर लेवल ऑफ मैप एंड पंजाब एंड चंडीगढ़ का ये मैप है जून 2022 का। उन्होंने शो किया है कि कहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो कितना रह गया था। ओके, अब आप देख सकते हैं 0 to 2 के लिए डार्क कलर का ये रेक्टेंगल स्क्वायर बनाया गया है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एरिया में जो है 0 to 2 लेवल का डेप्थ रह गया था पानी का। फिर उसके बाद 2 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40, फिर 40। तो ये पूरा इन्होंने एक इंडेक्स जो है इसमें बताया है, शो करके कौन सी जगह पे कितना डेप्थ जो है पानी का रह गया था। केस ऑफ सीमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट। हम अपनी जिंदगी जो है बिना सीमेंट के इमेजिन नहीं कर सकते। और हाउसेस, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स एंड अदर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स ऑल रिक्वायर सीमेंट्स। हमारे जो स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंग्स को बनाने में, घर को बनाने में, हॉस्पिटल्स को बनाने में, ब्रिज को बनाने में, रोड को बनाने में, एयरपोर्ट को बनाने में, सभी बिल्डिंग्स को, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है। द प्रोडक्शन सीमेंट हैज बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। और जो प्रोडक्शन जो है सीमेंट का वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है इंडस्ट्री, मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है उससे। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन लीव्स द डस्ट फ्रॉम दैट एंटर्स अवर लंग्स एंड दोज ऑफ एनिमल्स डैमेजिंग देम। और जो लोग इस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में, उनको कई बार हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्या होता है कि जो फाइन डस्ट निकल के आती है वो लंग्स में चली जाती है, वो ह्यूमंस के लिए भी बहुत खतरनाक, और एनिमल्स भी उसकी वजह से जो है वो भी उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। इस तरीके के डस्ट सेटल ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स, कई बार तो पौधों के पत्तियों पर भी बैठ जाती है, तो उसके जो डिक्रीजिंग द यील्ड्स, तो उनका जो प्रोडक्शन जो लार्ज स्केल पे होता है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से क्या तो मिट्टी और जो है वाटर पॉल्यूशन जो है देखने को मिलता है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने एक गाइडलाइन तैयार की है कि जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, टू इंश्योर दैट द पॉल्यूशन इज मिनिमाइज, पॉल्यूशन उससे बहुत कम हो, और हो ही ना, बिल्कुल इसको हटा दिया जाए बिल्कुल। In addition, there is a move towards creating alternative materials that reduce pollution. These include the use of traditional materials like stone, mud, new plant-based material and recycled material from waste plastic. जिसमें बताया है कि अब इसके अतिरिक्त जो है हमें alternative materials की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे कि pollution कम हो, और यूज़ करना चाहिए ट्रेडिशनल मटेरियल। जिस तरीके से पुराने ज़माने में लोग स्टोन का, मड का और प्लांट बेस्ड मटेरियल का यूज़ करते थे रिसाइकिल करके, इसी तरीके से उनका हमें यूज़ करना चाहिए। और रिसाइकल मटेरियल फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक से जो वेस्ट से जो मटेरियल आ रहा है, ऐसे मटेरियल्स को हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। ये फिगर है 1.19, एक कम्युनिटी बिल्डिंग शो की गई है इसके अंदर, जो कि ओरोविले कंस्ट्रक्टेड बाय ओरोविले अर्थ इंस्टीट्यूट ने बनाई है, विच होल्ड द यूनेस्को चार ऑफ अर्दन आर्किटेक्चर में इसको रखा गया है। दिस मॉडर्न बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ मड यूजिंग स्पेशल टेक्निक। और ये जो बिल्डिंग जो तैयार की गई है मड की गई है, और इसमें स्पेशल टेक्निक्स का यूज किया गया है। ओके, traditional materials and methods are being combined with modern technological advances to create new materials that are sustainable. The process of production is less polluting, provides local employment and is designed keeping in mind that the climate of the place. जो हम पहले जिस तरीके के जो हम मटेरियल्स और मेथड का यूज़ करके नई आज हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और न्यू मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं, दैट आर सस्टेनेबल, वो सस्टेनेबल होने चाहिए। प्रोसेस जो प्रोडक्शन का वो कम ऐसा हो कि कम प्रदूषण फैले उससे, और लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिले इस तरीके से, और हमारा जो क्लाइमेट है प्लेस का उस पर भी
फर्क ना पड़े, उस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। विर विरिष्का वृषा वृका वृक्षीय Ayurveda. Vriksha Ayurveda is an ancient Indian botanical science that focus on the study and care of plants and trees. जो वृक्ष आयुर्वेदा जो है ये एक प्राचीन भारतीय बोटानिकल विज्ञान है जिसने इस चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया है कि पौधों की कैसे केयर की जाए और पेड़ों की कैसे केयर की जाए। द टर्म कम्स फ्रॉम संस्कृत, जो टर्म है संस्कृत से लिया गया है, विथ वृक्ष मीनिंग ट्री, एंड आयुर्वेद का मतलब क्या है, साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ। दिस ट्रेडिशन नॉलेज सिस्टम डेट्स बैक, और ये ट्रेडिशन नॉलेज जो है वो कई साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, जिसको टेक्स्ट में लिखा गया है सुरापाला वृक्ष आयुर्वेदा, जो कि अराउंड द 10th century CE में लिखा गया था। इट हैज elaborate recommendation on the specific plants to be grown on different soil types। उसमें ये बताया गया कि विशेष प्रकार के पौधों को उगाया जाए अलग अलग प्रकार की मिट्टी में, और इंट्रिकेट मेथड्स का यूज किया जाए जिससे कि सीड को इकट्ठा किया जा सके, सुरक्षित किया जाए पौधों को, प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट को किया जाए, इरिगेशन टेक्निक्स को सुधारा जाए, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए विद स्टेज एंड सीजनल कंडीशंस। इट स्पेसिफाई पेस्ट मैनेजमेंट strategies through natural repellents and plant that should be practices like, और हमें कुछ इस तरीके की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना चाहिए। दिस फॉर्म ऑफ सिस्टम एग्रीकल्चर प्रमोट्स करता है इस तरह की प्रैक्टिस, जैसे क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, क्रॉप बदल बदल के लगाना चाहिए, मिक्स क्रॉपिंग करनी चाहिए, एक साथ बहुत सारे क्रॉप्स को उगा दिया जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहे। वृक्ष आयुर्वेदा ऑल्सो ऑफर एडवाइस ऑन प्रॉपर मेथड्स ऑफ ग्रोइंग सॉइल as to retain soil moisture as well as facilitate the growth of living organisms in the soil like fungi, bacteria and earthworms। तो वृक्ष आयुर्वेदा में इस तरीके की एडवाइस भी सलाह दी गई है कि इस तरीके के तरीकों का यूज़ किया जाए कि जो हल है वो इस तरीके से जोते, खेत को इस तरीके से जोते कि उनकी जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर नमी बनी रहे, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, अर्थवर्म्स, इनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। एक केसलेट फ्रॉम सिक्किम, ये सिक्किम की स्टोरी है। पेमास फैमिली फार्म इन सिक्किम फेस डिक्लाइनिंग यील्ड एंड माउंटिंग डेब्ट्स फ्रॉम एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट्स। पेमास की जो फैमिली है, जो उनका एक फॉर्म है सिक्किम में, उन्होंने उनकी जो खेती है उसमें जो उनकी पैदावार है वो बहुत ज़्यादा गिरती चली गई है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा महंगे केमिकल्स इनपुट्स का यूज़ किया है, फर्टिलाइजर्स का। When the state government announced a policy to promote organic farming throughout the state, जब स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला, एक पॉलिसी लेके आए, उसमें बोला कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए स्टेट के अंदर, तो उन्होंने वो की। तो क्या हुआ, फेमस फैमिली जो है वो डिसाइडेड टू ट्राई, उन्होंने इस तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और उससे क्या हुआ, इट वॉज नॉट एन ईजी ट्रांजिशन। इस तरीके का ट्रांजिशन संभव नहीं है। इनिशियली द yields dropped as the soil was recovering from years of chemical use। अचानक से क्या हुआ, जो उनकी जिस तरीके का जो प्रोडक्शन हो रहा था, जितनी पैदावार हो रही थी वो बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि जो सॉइल थी उसमें बहुत ज़्यादा क्या कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या किया, केमिकल्स का यूज़ किया। तो उससे क्या हो गया, जो फर्टिलिटी जो है सॉइल की, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए। द फैमिली स्विच टू कंपोस्ट, प्रिपेयर नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स यूजिंग नीम एंड गार्लिक एंड स्टार्टेड ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स अक्रॉस द ईयर। फिर फैमिली ने क्या किया, कंपोस्ट का यूज़ करना शुरू किया, नेचुरल पेस्ट और रिपेलेंट्स को यूज़ किया, नीम और गार्लिक को, और उसकी हेल्प से क्या किया, मल्टीपल क्रॉप्स उगाने शुरू किए पूरे साल। और आफ्टर अबाउट 5 years पेमास फार्म, और 5 साल बाद क्या हुआ, पेमा की जो खेती थी वो फलने फूलने लग गई और बढ़ने लग गई। शी वॉज एबल टू सेल हर कार्डमन, जिंजर एंड ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स एट प्रीमियम प्राइजेस। और उसने क्या किया, इलायची, अदरक और पुराने जो पहले समय में जो वेजिटेबल्स हुआ करती थी उनको सही दाम पे जो है बेचना शुरू कर दिया। In 2016, सिक्किम became a 100% organic state with all of its farmland certified। और सिक्किम जो है 2016 में सिक्किम जो है 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, जिसमें कि फार्मलैंड को बिल्कुल सर्टिफाइड कर दिया गया, मतलब गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल पास कर दिया। द इफेक्ट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जो प्रभाव जो देखने को मिले वो बहुत ज़्यादा उसमें चेंज देखने को मिला। लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लोरिश, जो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी थी वो फल फूल रही थी। फिर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और बर्ड्स वापस आ गए उसमें। टूरिज्म को बढ़ावा मिला जब ऑर्गेनिक फार्मिंग का उन्होंने मॉडल देखा। एंड फार्मर्स इनकम, और जो किसान इस तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग करे थे उनकी जो इनकम थी वो भी बढ़ गई 20% ज़्यादा, मतलब कि जो पैदावार थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उनकी इनकम भी बढ़ गई। टुडे सिक्किम सर्व एज अ ग्लोबल मॉडल demonstrating that an entire region can successfully transition to sustainable agriculture practice while improving both ecological and
एंड इकोनॉमिकल आउटकम्स। आज आप देखेंगे सिक्किम जो है उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, वो सफल रहा ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला उसके वजह से, और इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक आउटकम्स जो हैं उससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, और एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर। रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। In the case of non-renewable resources, we need to ensure that we use resources so that they can last enough for humanity. हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज लंबे समय तक बचे रहें, और हमें क्या करना है, टू फाइंड मोर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स का हमें यूज़ करना चाहिए, उसकी जगह हम ऑल्टरनेटिव्स का यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू मेक द स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एज मैनी पर्पज एज वी कैन। इसमें बताया कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी जो है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कई उद्देश्यों के लिए, इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिगर 1.2.1 ये सैटेलाइट से जो है इमेज ली गई है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क्स जो कि वर्ल्ड में लोकेटेड है राजस्थान के अंदर, और ये जनरेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी टू पावर अबाउट 15% जो है करंट नीड की जो है राजस्थान की, वो इसी सोलर पार्क से हो रही है। फिगर 1.22 आप देखेंगे, सोलर फार्म जो है ये नियर रायचूर कर्नाटका के अंदर है ये, ठीक है। इससे कि सोलर फार्म्स को तैयार किया गया, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है और इंडिया की क्या भागीदारी रही रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च द इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी, जो कि लॉन्च किया 2015 के अंदर। कोलिशन ऑफ सनशाइन विच कंट्रीज कमिटेड टू हार्नेसिंग सोलर पावर। तो उन्होंने मिल के क्या किया, वहाँ पे क्या था, धूप तो बहुत तेज आती थी उस कंट्री के अंदर, तो सोलर पावर को जो है उस चीज़ को, इस एनर्जी का यूज़ करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। द अलायंस फोकस ऑन कंट्रीज ब्लेस्ड विद अबंडेंस सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। और ये अलायंस इस चीज़ पे फोकस था कि हमारे देश के अंदर धूप तो बहुत ज़्यादा होती है पूरे साल के अंदर, तो इंडिया हैज़ हेल्प चैनल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू सोलर। तो उस तरीके के उन्होंने सोलर प्रोजेक्ट्स बनाए गए पूरे नेशंस के अंदर, और टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी किया गया, एफोर्डेबल भी रहा ये, और फाइनेंशिंग ऑप्शन भी इसका अच्छा था। द भाडला सोलर पार्क जो है सिंबल है इंडिया के सोलर एम्बिशंस का, demonstrating how renewable or how a country transition from traditional energy sources to renewable, कैसे जो है ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके क्या है रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढा गया। फॉर इंडियंस दिस अलायंस रिप्रेजेंट बोथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। और इस तरीके का जो अलायंस है इसने भारत को एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बताया, और इसकी आर्थिक जो अवसर हैं वो भी लोगों को मिले इसकी वजह से। Even as we deal with these issues, we must be mindful that the distribution and access to resources, including basic ones like water and clean air, is often unfair to some sections of the society. इस तरीके के कुछ मुद्दे होते हैं तो उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस हो रहा है सभी रिसोर्सेज का, लोगों को बेसिक्स जो फैसिलिटीज़ हैं, साफ़ पानी और साफ़ एयर, ये हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सही तरीके से मिलना चाहिए। अनफेयर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ सेक्शन सोसाइटी में ये चीज़ बहुत अच्छी है और कुछ तो कहाँ कुछ सोसाइटी के लोग बिल्कुल इससे वंचित हैं। इन सिटीज़ मैनी एरियाज डू नॉट रिसीव एडिक्वेट वाटर एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे उनको पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, और ना ही उन्हें पीने का जो है बिल्कुल सही पानी मिल पा रहा हो, ठीक है। पर्याप्त मतलब उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा और रेगुलर सप्लाई नहीं हो रही पीने वाले पानी की। एयर पोल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रीज एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एयर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज की वजह से जो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज हम फॉसिल फ्यूल्स का कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम निकल रहा है, इफेक्ट दोज हु आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दीज हैजार्ड्स। उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है ह्यूमंस की हेल्थ के ऊपर। We must remember our relationship with nature and act as a stewards of natural resources towards restoration. तो ये हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारा जो है प्रकृति के साथ हमारा एक बहुत गहरा रिश्ता है, तो जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं वो रिस्टोरेशन का और रीजनरेशन की जो उनके साइकिल है वो बिल्कुल बैलेंस रहे, बिल्कुल मेंटेन रहे और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिले।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है ये चीज़ें जो हैं वो रिन्यू होती रहें और उनका पुनर्निर्माण हो सके और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज जो हैं वो बच जाएं। द भगवत गीता रेफर्स टू लोक संग्रह। भगवत गीता जो है उसमें लोक संग्रह में एक आइडिया बताया है कि द आइडिया दैट एवरीवन शुड मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिजायर्स एंड एक्ट फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल। हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो दूसरों के बारे में भी अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के साथ साथ दूसरों की जो ज़रूरतें हैं उनका भी ध्यान रखे। हैज़ द टाइम कम फॉर अस टू कंसिडर दिस सीरियसली। तो ये ऐसा समय आ गया है कि हमें इस समस्या के बारे में जो है हमें इसको गंभीर पूर्वक इस समस्या का हल निकालना है, इसके बारे में सोचना है। ओके, अब जो है हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। Before we move on, natural resources are materials and substances that occur in nature and are valuable to humans. Natural resources वो materials और वो substances होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और इंसान के लिए मूल्यवान होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। There are different ways of categorizing resources, renewable and non-renewable are useful categories. कई तरीके हैं resources को categorize करने के लिए, दो मैंने आपको बताया इसमें renewable and non-renewable useful category पे based हैं। The resource curse can be overcome through investment in the development of technology and skills. रिसोर्स कर्ज जो है उसको हम तभी कम कर सकते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे विकास में और हमारी जो नई तकनीक हैं और हमारे जो कौशल है इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे तभी जो ये रिसोर्स कर्ज जो है मतलब संसाधन अभिशाप इसको कम कर सकते हैं। वी नीड टू बिकम विजिलेंट अबाउट द रेट एट विच वी यूज रिन्यूएबल सो एज नॉट टू ओवर एक्सप्लॉइट दैम। हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि जिस रेट से हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो वो उस रेट से जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं जल्दी से जल्दी जो है वो रिसाइकिल हो और उनको बिल्कुल भी इस तरीके से हम यूज़ ना करें कि वो पूरे ही ख़त्म हो जाएं। उनका यूज़ जुडिशियसली किया जाए, उनको जितनी हमें ज़रूरत है उनका हम इतना यूज़ करें, उनको वेस्ट ना करें। एंड वाइज यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल विल इनेबल स्ट्रेचिंग देयर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और हमें बहुत बुद्धिमानी से जो है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका भी यूज़ करना है जिससे कि ये रिसोर्सेज जो है लंबे समय तक बने रहें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।